मैम मैं इस एग्ज़ाम की सिर्फ एक ही स्टेज पे फेल नहीं हुआ हूँ, वो है इंटरव्यू। मैं प्री में फेल हुआ, मेंस में फेल हुआ, इंटरव्यू में नहीं हुआ। फॉर्चुनेटली दिस वाज माय थर्ड अटेम्प्ट और थर्ड अटेम्प्ट में मुझे सफलता प्राप्त हुई। मोटिवेशन का ऐसा है मैम कि ये एक ऐसा इमोशन है जिस पे मैं ज़्यादा रिलाई नहीं करता। मैं कंसिस्टेंसी पे ज़्यादा रिलाई करता हूँ, बिकॉज मोटिवेशन अगर मैं एक इमोशन को अपने घर में अपने दिमाग में जगा दूंगा तो उसके साथ और भी इमोशंस साथ में आते हैं, दहेज में आते हैं। डीमोटिवेशन भी आएगा, ओवर थिंकिंग भी आएगी, क्योंकि मोटिवेशन इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ ओवर थिंकिंग, ऐसा मुझे लगता है। मेरी अपनी स्ट्रैटेजी थी, इसके लिए मैं शायद ट्रोल भी हो सकता हूँ, शायद मैं गलत भी हूँ, लेकिन मैं मन में ये सोचता था अपने कि अगर मैं पास हो गया तो सरकारी बुलेरो में घूमूंगा, लेकिन अगर मैं फेल हो गया तो खुद की रेंज रोवर में घूमूंगा। दिमाग मेरे पास है और मैं करूँगा। एस्पिरेंट्स एक बार फिलॉसफी या रिलीजन या स्पिरिचुअलिटी को ट्राई करें। तो फॉर एग्जाम्पल जब मैं बहुत परेशान होता था तो मैं भागवत गीता को रैंडमली खोलता था और उसका कोई भी श्लोक पढ़ता था और उसका मतलब देखता था। एक्चुअली भागवत गीता हर किसी के समझने का ग्रंथ ही नहीं है। जब तक आप अर्जुन की तरह फंसेंगे नहीं लाइफ में उतनी ही सीवियरिटी से जितनी सीवियरिटी से वो फंसे थे कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, जब आप वहाँ फंसे हुए होंगे ना, जब आप खुद अर्जुन होंगे, आपको भागवत गीता समझ में आएगी। Hi aspirants, a very warm welcome to Chamomile Tea with Stoppers, an initiative by Unacademy. I'm Twinkle Gangwar, your host for today, and we are in conversation with Vaibhav Anand Sharma. And he's a very interesting man. I'm sure you're going to enjoy this interview. So let's say hi to him. Hi Vaibhav. Thank you so much, first of all, taking out time for us. आप यहाँ पर आए, हमारे लिए बहुत अच्छा लगा. And it's a privilege to have you here. Thank you. हम शुरू करने से पहले थोड़ा आपके बारे में जानना चाहेंगे. A little background about you. Where are you from? Why this field? And everything, whatever you want to tell us. मैम मैं मुरादाबाद में पैदा हुआ था 1996 में, और वहीं मेरी पूरी स्कूलिंग हुई और 2013 को वो स्कूलिंग पूरी हो गई थी। वो साल वो था। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग करनी शुरू करी JP इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये कॉलेज है सेक्टर 62 में नोएडा के। वो 2017 में पूरी हुई। उसके बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं एक फर्म के साथ काम करूं जो कि मुंबई में लोकेटेड थी। इट वाज ज़ाइकस इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। उसमें मैं बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव के रोल में काम करता था। बेसिकली हमारी टीम उस फर्म का सॉफ्टवेयर सेल करती थी नॉर्थ अमेरिकन टेरिटरी में। 2 साल मैंने वहाँ पे काम किया। इट वाज अ वेरी गुड कंपनी, वेरी गुड वर्किंग एनवायरनमेंट। उसके बाद बस मुझे महसूस हुआ कि आई शुड वर्क फॉर दी सोसाइटी। Although I'm not discounting that other sectors, other people do not work for the society. सब करते हैं काम, पर मेरा मन ये था कि मैं डायरेक्टली सोसाइटी की रूट्स में काम करूं। और उसमें सिविल सर्विसेज एक बहुत ही अच्छा माध्यम था, तो मैंने वो चुना। So आपने किसी को देखा या कोई आसपास था जिससे आप इंस्पायर हुए, या फिर it is out of nowhere or it was somewhere in your childhood कि हाँ मुझे करना है ये? कभी when was the first time you felt it? मैम ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि when was the first time I felt it. मेरे पापा जी जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर रह चुके हैं। ही इज़ रिटायर्ड नाउ। 2017 में मेरी जॉब लगी थी और 2017 में पापा जी रिटायर हो गए थे। ओह वाओ। तो मैं हमेशा बचपन से सुनता था कि पापा घर पे आते थे और बोलते थे कि एक नए DM साहब आए हैं और वो बहुत अच्छे हैं और हमारी डिस्पेंसरी में अच्छे से मेडिसिन आ जाएंगी। वैभव इस बार बहुत अच्छे से पेशेंट्स देखेंगे। और कभी कभी पापा उसके ऑपोजिट इमोशंस भी घर में शो करते थे कि जो अभी DM साहब आए हैं मुझे लगता है कि वो ठीक से काम नहीं करने देंगे। तो मुझे बचपन से हमेशा एक क्यूरियोसिटी तो थी कि DM साहब करते ये कौन है, ये DM साहब कौन है, क्योंकि हर बच्चे के लिए अपने पापा हीरो होते हैं। बिल्कुल। पर पापा किसी DM साहब की बात कर रहे हैं तो ये डाइजेस्ट नहीं होती थी बात। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि तब से एक हीरो की बर्थ शुरू हो गई थी और एक IAS की बर्थ शुरू हो गई थी। So yes, but that is how you connect. When you look back at your story तो आप ऐसे ही कनेक्ट करते हैं। I can say कि हो सकता है वो बीज रहा होगा, कोई बड़ी बात नहीं। अगर आपको याद है वो तो रहा ही होगा। जी। तो आगे बढ़ते हुए मैं जानना चाहूँगी कि आपने कितने अटेम्प्ट्स दिए, एंड इफ देयर वर मल्टीपल अटेम्प्ट्स तो आपने अपने आप को मोटिवेट कैसे किया वापस, क्योंकि सबसे मुश्किल वही होता है वहाँ से वापस आना, बिकॉज इट्स फ्रॉम फर्स्ट स्टेप टू सेकंड स्टेप टू थर्ड स्टेप टू बैक टू फर्स्ट स्टेप, एंड दैट्स अ लूप। सो उसको कैसे तोड़ते हैं लोग और कैसे मोटिवेटेड रहते हैं? मैम मैं इस एग्ज़ाम की सिर्फ एक ही स्टेज पे फेल नहीं हुआ हूँ, वो है इंटरव्यू। मैं प्री में फेल हुआ, मेंस में फेल हुआ,
इंटरव्यू में नहीं हुआ, फॉर्चुनेटली दिस वाज माय थर्ड अटेम्प्ट और थर्ड अटेम्प्ट में मुझे सफलता प्राप्त हुई। मोटिवेशन का ऐसा है मैम कि ये एक ऐसा इमोशन है जिस पे मैं ज़्यादा रिलाई नहीं करता। मैं कंसिस्टेंसी पे ज़्यादा रिलाई करता हूँ, बिकॉज मोटिवेशन, अगर मैं एक इमोशन को अपने घर में अपने दिमाग में जगा दूंगा मोटिवेशन को, तो उसके साथ और भी इमोशंस साथ में आते हैं, दहेज में आते हैं। डीमोटिवेशन भी आएगा, ओवर थिंकिंग भी आएगी, क्योंकि मोटिवेशन इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ ओवर थिंकिंग, ऐसा मुझे लगता है। कि हम किसी चीज़ को ओवर पैशनेटली देखते हैं और फिर मोटिवेट होते हैं। जब ये पीक पे पहुंचते हैं मोटिवेशन की, वहां से स्लाइड होके डीमोटिवेट होना तय है। ये हमेशा साइन वेव की तरह आता है। तो बेटर ये है कि डू नॉट ओवर थिंक, मत सोचो, जो काम कर रहे हो उसको अपनी जॉब समझ के करो। अब मैं तो ये भी कहूँगा नेशनल ड्यूटी समझ के करो। आप इतने खूबसूरत एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसकी तैयारी को भी ड्यूटी मान के करो, तो मेरे हिसाब से मौका मिलेगा। और जब आप प्रिपेयर कर रहे थे उस टाइम पे, क्या यू वर वर्किंग या यू डिसाइडेड आफ्टर योर वर्किंग? मैम मैंने 2 साल जब जॉब कर ली थी 2017 के बाद, तो मुझे ये रियलाइज़ हो गया था कि दिस इज़ द लीस्ट आई विल बी। बस ये फ़र्क हो जाएगा कि 5 साल 6 साल यूपीएससी में लगाने के बाद फिर से यहीं से शुरू करना पड़ेगा, पर मैं कॉन्फिडेंट था इस बात पे कि कम से कम यहाँ से शुरू करूँ। तो मैंने जॉब छोड़ दी थी सिर्फ इसलिए कि अब मैं डेडिकेटेड होकर यूपीएससी की तैयारी करता हूँ। सो यू ऑलवेज हैड दिस फीलिंग कि आई कैन फॉल बैक टू इट, तो एक कंफर्ट था उस चीज़ का? मैम जब मैंने जॉब छोड़ी थी तब तो 100% कंफर्ट था कि हाँ ये तो वापस आ ही जाते हैं, पर जब हम उस चीज़ को थोड़ा छोड़ चुके होते हैं, 1-2 साल बीत चुके होते हैं, 3 साल बीत चुके होते हैं, तब डर लगता है कि हम जाने लायक बचे भी हैं कि नहीं बचे हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे इतना कॉन्फिडेंट था कि मेरे घर की कोई दुकान है, लेकिन हाँ ये था कि मैं कुछ तो कर ही लूँगा, क्योंकि मैं अपने फ्रेंड्स के कनेक्ट में था, हमारे कनेक्शंस बिल्ड हो जाते हैं। रिसर्च सजेस्ट करती है कि इंडिया में प्लेसमेंट्स आज भी 60% कनेक्शंस के बेसिस पे होते हैं। Absolutely. तो मेरे अच्छे कनेक्शंस थे, मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छी अच्छी जगह प्लेस्ड हैं इंडिया में, अब्रॉड। सो मुझे ये था कि हाँ उनकी मदद ली जा सकती है ज़रूर। Why did you decide for appearing for this exam? मतलब क्या वो एग्जैक्ट मोटिवेशन था आपका? What brought you to this place? And आपका ये जो 3 साल का जर्नी था, उसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एंड सबसे ज़्यादा लोएस्ट पॉइंट क्या था आपका? मैम पहले आपकी इस बात का जवाब देता हूँ कि कैसे मैंने डिसाइड किया। तो जैसे मैंने पापा जी वाली बात बताई थी, तो वो हो सकता है एक लेटेंट मोटिवेशन रहा हो। Absolutely. पर मैं अगर आपको ट्रिगर मोमेंट बताऊँ तो मुझे वो एग्जैक्ट मोमेंट भी पता है। कि जब मैंने सोचा था कि यार दिस इज समथिंग आई हैव टू इमीडिएटली लुक, जब ये विजन एक तरह का टारगेट बन गया था। अब वो ये था मैम कि मेरा कैट का रिजल्ट आ गया था और उसमें मुझे ठीक ठाक कॉलेज मिल गया था। मैं ये तो नहीं कहूँगा क्या मिला था, और बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं जिन्होंने उस पे कोई कॉलेज नहीं लिया। और मैं बैठा हुआ था अपनी कंपनी की सीट पे, और मेरे पास एक कंपनी के पियोन साहब आए, जो वहाँ पियोन भी नहीं कहेंगे हम, जो साफ सफाई करते हैं। अब क्योंकि मैं उनसे अच्छे से बात करता था, उनके साथ खड़ा भी हो जाता था, उनकी दुख दर्द भी जानता था, मुझे पता था वो कहाँ रहते हैं, तो वो मेरे पास आए और उन्होंने मेरे से बड़ा सीक्रेटली पूछा, साहब एक बात पूछूं? वो मैंने पूछा, मैंने कहा बिल्कुल पूछिए। उन्होंने कहा मेरा बेटा आपके जैसा कैसे बन सकता है? तो पहली बार लाइफ में किसी ने मुझसे ये सवाल पूछा था और मैं खुद सोचने लगा मेरे जैसा किसी को बनना क्यों है। तो वो बोले कि आप अच्छा जूता पहनते हो, आप गाड़ी से आते हो, आप जब कंपनी में आते हो तो गार्ड साहब आपको गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग बोलते हैं, आपकी चेयर हम लोग साफ करके रखते हैं, तो मुझे भी अपने लल्ले को ऐसे ही लाना है यहाँ पे। तो मैंने सोचा चलो अब बात करते हैं। हमारे कई सारे वहाँ पे ओपन मीटिंग रूम्स होते थे, मैं उन्हें वहाँ ले गया और हम लोग बात कर रहे थे। मैंने सस्ते से सस्ती डिग्री, सस्ते से सस्ती एजुकेशन उनके लिए, एक अच्छे फ्यूचर के लिए मैंने कोशिश करी कि उन्हें बताऊं, लेकिन मामला 2 लाख रुपए, रिमेंबर द फिगर, 2 लाख रुपए से कम की कोई एजुकेशन मुझे उस वक्त ऐसी नहीं दिख रही थी जिससे कि उनका बच्चा एक प्रैक्टिकल एम्प्लॉयमेंट ले ले। तो उस वक्त उनको ये महसूस हो गया था उन साहब को कि उनका बेटा किसी भी पैरेलल यूनिवर्स में मेरे जैसा नहीं बन सकता। तो जो उनके मन में क्यूरियोसिटी थी, आंखों में एक चमक थी कि शायद एक पॉसिबिलिटी है कि मेरा उनका बेटा भी सक्सेसफुल हो जाए, वो अगले दिन चली गई। तो जब मैं अपनी चेयर पे बैठा होता था और वो एंटर होते थे तो हमेशा मुझे गुड इवनिंग सर, हाय सर, कैसे हो सर, वैभव सर, ये सब करने की बजाय वो बस अपनी झाड़ू, अपना वो बिन लेके जाते थे और पैंट्री में सफाई करके वापस आ जाते थे। तो मुझे बहुत दुख होने लगा। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं किसी स्टार्टअप कंपनी का फाउंडर बनूंगा, उसके बाद कुछ बड़ा करूंगा, फिर CSR के थ्रू इनडायरेक्टली सोसाइटी को हेल्प करूंगा, इसमें लग जाएगा बहुत टाइम।
डायरेक्टली अगर मैं किसी ऐसी पोजीशन पे चला जाऊं जहां पे सोसाइटी मुझे इंटरेस्ट करे अपने फंड्स अपने टैक्सेस के थ्रू, कि मैं उन टैक्सेस का इस्तेमाल इस तरह से करूंगा कि सोसाइटी का एक बहुत बड़ा सेक्शन ऊपर आ सकता है, उसको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ये मेरी मोटिवेशन थी, वो ट्रिगर मोमेंट था। और उस वक्त मैंने रियलाइज़ कर लिया कि मेरे को MBA नहीं करना। आई डोंट वांट टू बी दैट मर्सिडीज गाय जो एंटर होता है अपने कैरावान के साथ, जैसे भी एंटर होता है अपनी कंपनी में, मुझे एक सिंपल ऑफिसर बनना है एंड आई विल वर्क फॉर द पीपल। मूविंग फॉरवर्ड विद योर 3 years एक्सपीरियंस, हम चाहते हैं कि आप हमको समझाएं, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स, कि कैसे अप्रोच करें फॉर प्रीलिम्स, जैसे कि प्रीलिम्स के फर्स्ट एग्जाम के लिए कैसे अप्रोच करें और क्या बुक्स यूज़ करें उसके लिए, और आपका क्या स्ट्रैटेजी था, प्लस आपको क्या लगता है ये सारे सब्जेक्ट्स के ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स गो विद GS। मैम, इफ़ वी टॉक अबाउट GS तो उसमें हमारे प्राइमरीली 5 या 6 सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि विच इज़ द मीट ऑफ दैट एग्जाम, जिसमें पॉलिटी आता है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आता है, इकोनॉमिक्स आता है, एनवायरनमेंट आता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आता है। इसके बाद कुछ पेरिफेरल एरियाज हैं जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है कट ऑफ को क्लियर करने के लिए, जिसमें आर्ट एंड कल्चर आता है, एंशिएंट मिडीवल आता है। फिर रोल आता है करंट अफेयर्स का, जो कि फिर से स्प्रेड आउट है इन्हीं सब्जेक्ट्स में, बिकॉज कोई भी अगर गतिविधि हो रही है समाज में जिसको कि हम करंट अफेयर कहते हैं, वो हो तो किसी सब्जेक्ट एरिया की ही रही है, आउट ऑफ द ब्लू कुछ नहीं हो रहा है। तो अल्टीमेटली यही सब्जेक्ट्स हैं जिनसे प्री निकलता है। मेरी जो अप्रोच रही थी वो एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी। जैसे मैं पहले अटेम्प्ट में प्री क्वालिफाई कर गया था और वो शायद 10 नंबर की लीड थी, 10 या 8 नंबर की, डोंट ग्रिल मी ऑन दैट, 8 या 10। और उसमें ये था मैम कि मैं कभी भी करंट अफेयर्स पे ग्रास्प नहीं कर पाया था। मैं कोशिश कर रहा था मैगजीन्स पढ़ने की, उनको डिस्कस करने की। मैं अपने पेरेंट्स के साथ मैगजीन्स को डिस्कस करता था कि चलिए इसको समझते हैं, देखते हैं कुछ इसी से फंसेगा। पर मेरा स्टैटिक स्ट्रॉन्ग हो गया था। मैंने एक फाउंडेशन कोर्स लगाया था visionis.com से, तो मेरा स्टैटिक मजबूत था। उस स्टैटिक के बलबूते पे और थोड़ा बहुत जो करंट अफेयर की अंडरस्टैंडिंग थी, मेरे 100-102 नंबर आ गए थे, 92 कट ऑफ थी, जनरल कट ऑफ। तो वहाँ से मुझे समझ में आ गया था कि स्टैटिक इज द किंग मेकर, इफ वी कैन यूज द वर्ड किंग। और सेकंड अटेम्प्ट में मैं थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया और मैंने सोचा ये प्री तो हम कर ही लेंगे, कर लिया था। और हुआ ये कि 0.6 मार्क्स से मैंने कट ऑफ अपनी मिस करी और मैं मेंस रेडी था। आप फर्स्ट में प्रीलिम्स क्वालिफाई किए, मेंस को फेल किया 29 मार्क्स से। ओके। सेकंड अटेम्प्ट में ओवर प्रिपेयर्ड था मेंस के लिए, जैसे इस साल था वैसे ही था, और प्रीलिम्स छोड़ दिया। प्रीलिम्स छूट गया और प्रीलिम्स 0.6 से छूट गया एंड आई वाज सिटिंग विद माय मेंस नोट्स एंड सीइंग समवन एल्स क्वालिफाई द एग्जाम। सो ये हुआ। फिर थर्ड अटेम्प्ट आया और थर्ड अटेम्प्ट में आके मैंने फाइनली ईश्वरी कृपा से मेरे को प्री भी क्वालिफाई हो गया। कितने मार्जिन से हुआ ये मत पूछिएगा, ये मैं अब ये इतिहास के पन्नों में दफन कर चुका। और उसके बाद मेंस क्वालिफाई किया, आई थिंक सिग्निफिकेंट मार्जिन से 745 के आसपास कट ऑफ गई है, मैंने देखा नहीं, मेरे 811 थे। सो इट वाज फाइन। मुझे ये कट ऑफ देख के रियलाइज़ हुआ कि अगर इंटरव्यू में कम भी नंबर आते तो मैं लिस्ट में तो था, शायद IAS नहीं होता। लेकिन इंटरव्यू में भी 193 नंबर आ गए, तो उससे मेरे को मेरी जो चोजन सर्विस थी IAS फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गई। जी, ब्रिलियंट। अब बढ़ते हैं CSAT की तरफ, एंड इवन द बुक्स दैट यू रेफर्ड फॉर दैट, और आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी उसके लिए? मैम, CSAT का ऐसा है कि कुछ एरियाज होते हैं जिनका क्वांट वीक होता है, मैं उनकी बात पहले करूँगा। कुछ एरियाज होते हैं जैसे टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस एक्सेट्रा। तो उसमें ऐसे सवाल आते हैं जैसे कि एक टंकी है पानी की और उसमें पानी आ रहा है और वहीं उसमें एक छेद भी है जिससे पानी निकल रहा है, तो आपको नेट रेट पता करके बताना है कि टंकी कब तक भरेगी। तो ऐसे सवालों का अगर प्रैक्टिस कर लिया जाए तो कोई भी इसको कर सकता है, लेकिन आपको काम माइंड से करना है। जब आप समझ रहे हैं उस सवाल को, जब उसका कंसेप्ट बिल्ड कर रहे हैं, बहुत टफ नहीं है। 66 मार्क्स से ऊपर आना है। मेरे शायद 73 आए हैं इस बार। मुझे लग रहा था कि मैं एक नंबर से CSAT निकालूंगा, पर जब रिजल्ट आया तो मैंने देखा कि मेरे उसमें 73 के आसपास मार्क्स हैं और 66 आई थिंक 67 कट ऑफ होती है। तो आप अगर सिंपल टॉपिक्स को कर लेंगे और आपकी जो भी स्ट्रेंथ है, जैसे मेरी इंग्लिश थी, तो इंग्लिश को मैं अपनी बात करूं तो स्ट्रेंथ बांध के, क्वांट को थोड़ा बहुत बेटर करके, रीजनिंग को थोड़ा बहुत करके आप इजी क्वेश्चंस को पिक करिए, रिलैक्स होके निकल जाइए। इसको ज़्यादा मत ये करिए कि ये टफ है। इससे सिर्फ एक इन्फ्रेंस ले लीजिए कि आपको पढ़ना है इसके बारे में, बस। अब इसका पैरानोया मत बनाइए, इसके लिए पैरानॉइड मत होइए, इसको परेशान मत होइए।
तैयारी करिए, टॉपिक्स को चुनिए, 10 टॉपिक चुनिए क्वांट के जो इंपॉर्टेंट हैं, उसके सबसे आसान फॉर्म्स के जो 10-12 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो देखिए, इजी क्वेश्चंस को पिक करिए, पेपर्स निकालिए। कोई बुक मैंने रिसर्च मैम इसमें नहीं करी थी, कोई बुक पढ़ी नहीं थी। यूट्यूब पे आप टॉपिक वाइज अगर सर्च करेंगे आपको किसी ना किसी अच्छे टीचर की वीडियोस मिल जाएंगी। उन वीडियोस के आप 5-6 पेज के नोट्स बना लीजिए। और नोट्स भी कैसे होंगे सीसैट के, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने का जो तरीका है वही मेरे नोट्स, कि अगर इस टॉपिक का क्वेश्चन आएगा तो ये इस तरह के सवाल आते हैं और ऐसे में गणित करूंगा, खत्म तो बात हो जाएगा। यही है। सो इसके बाद आता है स्टेप मेंस, जो कि आपने बताया सेकंड में आप यू डिडंट क्लियर, तो आपका एक एक्सपीरियंस उसका भी है एंड वन एक्सपीरियंस ऑफ क्लियरिंग इट। सो दोनों का एक्सपीरियंस प्लीज शेयर करिए। व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी देन एंड व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी व्हेन यू क्लियर्ड इट? यस मैम, मेरी पहले अटेम्प्ट में जब मैंने मेंस लिखा था 707 मार्क्स आए थे और 736 कट ऑफ थी मेंस की। मतलब अगर मैं 737 लाता तो मुझे इंटरव्यू देने का मौका मिल जाता, राइट? तो काफ़ी क्लोज था मैं। लेकिन मैंने जो फर्स्ट अटेम्प्ट में किया था वो सिर्फ इतना था कि जो मेरे फाउंडेशन के नोट्स थे उसी को मैंने रिवाइज किया, क्योंकि मैं बहुत कॉमन सेंसिकली सोच रहा था कि अगर इन फाउंडेशन के नोट्स से मैंने अपना प्री निकाला है, इसी को और ज़ोर से रिवाइज करूँगा तो मेंस निकाल लूँगा। पर वो हुआ नहीं, क्योंकि मेंस में कहीं ना कहीं हमें स्ट्रैटेजी वाइज देखना है, नॉट ओनली द फाउंडेशन नोट्स, आपको मेंस के सिलेबस को देखना है। मैं थोड़ा बचकाना था अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में, मुझे सिलेबस भी ठीक से नहीं पता था। सो बिना सिलेबस देखे सिर्फ मेहनत से लगभग इतने ही नंबर आते हैं 707 के आसपास। वो भी तब जब मैंने इससे अच्छा किया था, 132 मार्क्स से। उतने तो मेरे इस साल भी नहीं आए जिस साल मैंने क्वालिफाई किया। सो वील गो सब्जेक्ट वाइज फॉर दिस एज वेल। सबसे पहले लेते हैं इंग्लिश, एंड उसके लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया, बुक्स एंड आपकी स्ट्रैटेजी, और आपको क्या लगता है व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स दैट यू शुड कवर व्हेन यू आर टेकिंग दैट लैंग्वेज एग्जाम? मैम, इंग्लिश का जो टॉपिक है ये 2 जगह आता है। एक तो सीसैट में इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन में प्रीलिम्स में यूज़ होता है, और एक क्वालिफाइंग पेपर होता है जो कि मेंस में आता है। क्वालिफाइंग पेपर और सीसैट के लिए मैंने इंग्लिश के लिए कुछ नहीं किया था, बिकॉज मैं एक बहुत लंबे समय से नॉवेल्स पढ़ता हूँ, पढ़ना मेरा शौक भी रहा है। न्यूज़पेपर मैं कॉलेज में भी पढ़ता था, जब मेरा यूपीएससी का कोई प्लान नहीं था तब भी। तो मुझे फॉर्चुनेटली इंग्लिश में बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई। एक्चुअली मैं जिस स्कूल में पढ़ता था स्टार्टिंग में, वो स्कूल बहुत ही ग्रामीण स्कूल था मुरादाबाद का। ग्रामीण नहीं कहेंगे, बट इट वाज नॉट गुड इन इंग्लिश। तो मैंने फिर जब अपना स्कूल 6th क्लास में शिफ्ट किया था, तो वो एकदम से इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन से मैं घेर लिया गया था। तो मेरे लिए जो प्रेशर बच्चे सीसैट में फील करते हैं वो 2006 में ही आ गया था। सो इट वाज मैंडेटरी फॉर मी टू स्पीक इन इंग्लिश। तो वहाँ से मैं थोड़ा बेटर हो गया था, मैंने नहीं देखा। और उसके बाद आता है ऑप्शनल लैंग्वेज। ऑप्शनल की बात कर सकते हैं मैम। अगर ऑप्शनल की बात करें तो ये मेंस के आखिरी के 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, आखिरी के 2 पेपर होते हैं। और इसमें मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था, जिसमें पेपर 1 पेपर 2 होता है। पेपर 2 जो है वो एप्लीकेशन बेस्ड होता है, इंडियन सोसाइटी में अप्लाई करना है। पेपर 1 में सिर्फ कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो मैम, मेरे पहले अटेम्प्ट में जो ऑप्शनल था वो साइकोलॉजी था, बिकॉज मैं साइकोलॉजिकली इवैल्यूएट करने में बिलीव रखता हूँ चीज़ों, और मैंने बहुत अच्छे से उसकी तैयारी करी थी। पर हुआ ये कि साइकोलॉजी वाले सब्जेक्ट में ऑप्शनल में इस एग्ज़ाम से रेलिवेंट बुक्स ज़्यादा अवेलेबल नहीं थी। ओके। सो सब कुछ करने के बाद भी आई गॉट 257 मार्क्स, विच इज़ नॉट इनफ टू गेट मी इनटू द सर्विसेज। सो मुझे सोशियोलॉजी चूज़ करना पड़ा, और वो एक मेरी स्ट्रेटेजिक चॉइस थी। मैं आज भी साइकोलॉजी की किताब पढ़ता हूँ घर पे जाके। ऑप्शनल मैंने सोशियोलॉजी पढ़ लिया, क्योंकि मुझे पता था इसमें रेलेवेंट बुक्स अवेलेबल हैं, रेलेवेंट टीचर्स अवेलेबल हैं, रेलेवेंट कोचिंग सेंटर्स अवेलेबल हैं, और प्रेडिक्टेबल है थोड़ा सा। मैम, ये कह सकते हैं कि क्योंकि बहुत सारे टॉपर्स ने, बहुत सारे लोगों ने इसको ऑप्ट किया था, तो बहुत सारी स्ट्रेटजीज एंड ओपिनियंस अवेलेबल ऑलरेडी थे। ऑलराइट। तो और मुझे एक अच्छे टीचर मिल गए, राज राय सर, वो नेक्स्ट टाइप्स में पढ़ाते हैं। तो उनकी गाइडेंस में मैंने अपनी तैयारी करी और 296 मार्क्स आ गए। ब्रिलियंट। बट आप बुक्स क्या क्या रेफर करते थे इन सब्जेक्ट्स के लिए? मैम, सोशियोलॉजी के लिए मैंने सिर्फ नेक्स्ट आईएएस का मटेरियल बिल्ड किया था। वो बेसिकली राज राय सर का मटेरियल है, जो उन्होंने मार्केट के सारे मटेरियल्स को रिसर्च करके कंडेंस करके बनाया है। उसके अलावा मैंने एक नितिन सांगवान सर हैं, हु इज़ ऑल्सो इन दी सर्विसेज, उनकी लिखी हुई बुक है एसेंशियल्स ऑफ सोशियोलॉजी, उससे कॉम्प्लीमेंट किया था अपने पेरेंट मटेरियल को। उन दोनों को मिला के मैंने अपने नोट्स बना लिए थे। सो एट द एंड ऑफ द डे, ड्यूरिंग द डे ऑफ एग्जाम or the week of exam, I did not refer to any book. I had my condensed material. I still have it. So if I have to write sociology exam again, I do not have to refer to any book. You have your notes. Yes, ma'am. And I added novelty from my own experiences of life. Wow. And society. So you have your own book. Let's say that.
Yes, ma'am. Condensed words. So you're the writer. Yes. Brilliant. So you'll be publishing it? Ma'am, I am the collector and just recalibrator of the same information. Yes, perfect. So when it comes to GS, what GS1 especially, what was your strategy again, and what books did you refer to? Ma'am, GS1 can be broken into multiple components: history, ancient, medieval, society, geography. Geography can further be broken into world geography or physical geography or geomorphology or oceanography, etc. So when we break this into multiple components and also component wise we look at the PYQs, a lot of ideas clear. A lot of things are clear in your mind. And then after looking at PYQs, if you cover certain topics in the traditional sense, for example, modern Indian history, I had my condensed notes. Again, I have collaborated or, collected 2 books, Spectrum and one other book which I forgot the name of, and I combined it into one single notebook of mine. So this way I covered modern Indian history. Geography I covered through my foundational notes from the foundation course at Vision IAS. But again, I felt that there are certain aspects, for example, distribution of natural resources across the world. This is a line in our syllabus in GS1. So what did I do? I just looked at certain question answer format material. It's available online. So there are 500, 600 questions that are made on the same topic, and I read those questions and I tried to reframe them. And in the same way I collected and made answers to that. So for example, if there is a question that how earthquake happens, right? So if there is a question and an answer written in the same format, it can be in the form of test series also. If you buy test series solutions or just search about test series solutions of previous years of any institute, you will find that that institute has made questions on that topic. हाँ, so if you are looking at the world history notes, आप world history के notes को देख रहे हैं या फिर आप वर्ल्ड ज्योग्राफी के नोट्स को देख रहे हैं, उसके क्वेश्चन को देख रहे हैं, उसके सिलेबस पॉइंट को देख रहे हैं और आप टेस्ट सीरीज में उसके क्वेश्चंस देखें जो पिछले 3-4 सालों में किसी भी इंस्टीट्यूट ने पूछा है, तो उन क्वेश्चंस से बहुत आइडिया लगता है कि कैसे सवाल बन सकते हैं और वो आपको हेल्प कर देगा. Moving ahead, we want to know more about GS2 preparation and how you approach to that exam and what books to refer. Ma'am, GS2 can again be divided into polity, social justice, society aspects are also there, governance can be a part, international relations is a part. But apart from these broad parts, you have to look at the points which are mentioned in GS2 syllabus. उसमें लगभग 20 पॉइंट लिखे हुए हैं. हर पॉइंट को आपको ध्यान से पढ़ना है. फॉर एग्जाम्पल, एक पॉइंट है जिसमें SHG और NGO दोनों लिखा है, उसके बीच में कॉमा है, तो मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप और NGO 2 अलग टॉपिक्स हैं. आप इसको सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस की अम्ब्रेला हेडिंग में पढ़ के गलती मत करिए. तो आपको NGO का एग्जाम्पल पता होना चाहिए. आपको NGO का अगर टॉपिक की मैं बात करूं और उसको हम एम्बलम बना के बात करें कि बाकी चीज़ें कैसे प्रिपेयर करनी है, तो NGO के बारे में आपको बेसिक पता होना चाहिए कि कितने टाइप्स के NGOs हमारे देश में हैं. कुछ रिसर्च NGOs होंगे, कुछ एडवोकेसी NGOs होंगे. तो ऐसे करके एक डायग्राम बनाइए. वो स्टैटिक है, वो हमेशा वैसा ही रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, प्रथम NGO है, वो NGO हमेशा जो है रिसर्च करता है कि बच्चों की पढ़ाई कैसे चल रही है, तो वो रिसर्च NGO है. कुछ एडवोकेसी NGOs होते हैं, तो ये तो स्टैटिक हो गया. लेकिन इसके बाद इसी टॉपिक से कुछ करंट अफेयर्स भी होंगे. फॉर एग्जांपल, क्या सरकार ने NGOs की फंडिंग में कुछ फेरबदल किया है? क्या फॉरेन फंडिंग पे कुछ लगाम लगाई है? ऐसे टॉपिक्स उठ रहे हैं. क्या प्रधानमंत्री ने, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा कुछ कहा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को नेशनल हेल्प ग्रुप्स में ट्रांसफॉर्म करना है? तो जब ऐसे स्टेटमेंट्स या ऐसी कोई बड़ी बातें हम पढ़ते हैं तो वो करंट अफेयर्स का हिस्सा बन जाती है. तो आपके स्टैटिक के नोट्स होंगे और करंट अफेयर के नोट्स होंगे. अब जो करंट अफेयर के नोट्स हैं मैम, मैं उसको करंट अफेयर को टॉपिक वाइज इस तरह से प्रिपेयर करता था कि मान लीजिए उसका क्वेश्चन आ गया तो क्या इंट्रो होगा, उसकी क्या बॉडी होगी और उसका क्या कंक्लूजन होगा. तो कोई भी GS2 का या GS3 का करंट अफेयर का टॉपिक मेरे लिए सिर्फ एक टॉपिक नहीं होता था, वो एक क्वेश्चन होता था और उसको मैं इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन में डिवाइड कर देता था. तो इस तरह से GS1, 2, 3 के मेरे प्रोबेबल 150 के आसपास टॉपिक्स थे. तो उनको मैंने अपनी स्ट्रैटेजी में MPQ का नाम दिया था, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन. जैसे लोग PYQ देखते हैं, मैं भी देखता था, मैंने एक MPQ की कैटेगरी और बना दी, बस. इंटरेस्टिंग. और उसके लिए भी आपने इंटरनेट ही यूज़ किया मोस्टली टू गेट इन्फॉर्मेशन? बुक्स, देयर वर नो बुक्स फॉर दैट? बताता हूँ मैम, सॉरी आई मिस दैट. नो वरीज मैम. उसमें ये है कि जो किसी भी कोचिंग का अगर आप प्रिंटेड मटेरियल लेंगे, कोचिंग में जाके पढ़ाई करते हैं हम, लेकिन अगर आप उसका प्रिंटेड मटेरियल लेंगे तो आप पाएंगे कि वो UPSC के सिलेबस के हिसाब से ही छपा हुआ है. तो अगर आप उस प्रिंटेड मटेरियल से संक्षेप में, बहुत ही छोटे शब्दों में, साइज में छोटे नहीं, अक्षरों में कम,
उसका आप इस्तेमाल करके अगर अपने बेसिक नोट्स बना लेंगे, वो आपके वो स्टैटिक नोट्स हैं जो मैं अभी एग्जाम्पल एनजीओ के केस में दे रहा था, तो वो बेसिक बन जाएगा। उसके अलावा करंट अफेयर ही तो बचा फिर। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक डायरी लेनी है, उस डायरी में आपको हर एक पेज डेडिकेट करना है अपने सिलेबस की एक लाइन, और एक लाइन आपने लिखी जीएस पेपर 2 पेपर टॉपिक नंबर 1। अब आपने क्वेश्चन पेपर, आपने न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करा और आपको लगा कि मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा हूँ और ये न्यूज़ जो है इस हेडिंग में सवाल बन सकता है। आपने उस डायरी में सिर्फ वो टॉपिक को लिख लिया। जब आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा तब आपको पता होगा कि किस सिलेबस के हर पॉइंट पे कितने प्रोबेबल टॉपिक्स हैं। उन टॉपिक्स को आप इंटरनेट पे एक बार सर्च करिए, आपको 4 कोचिंग के 4 रिजल्ट्स दिख जाएंगे। दृष्टि के दिख जाएगा, विजन का, अनअकैडमी का दिख जाएगा, आपको किसी भी और कोचिंग का दिख जाएगा। उसको कंडेंस करके 1-2 पेज में नोट्स बना लीजिए, ऐसे 150 टॉपिक्स को कवर कर लीजिए, आपका मेंस का करंट अफेयर डन है। ब्रिलियंट। और फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे GS 3 के लिए। उसके लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया और उसके लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? बिकॉज जैसे हम देख रहे हैं आपकी हर सब्जेक्ट के लिए एक बहुत ही डिफरेंट स्ट्रैटेजी है एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नो। सो GS 3 के लिए क्या स्ट्रैटेजी थी और क्या बुक्स भी रेफर करी थी आपने इसके लिए? मैम GS 3 के लिए भी मेरी सेम स्ट्रैटेजी थी। फाउंडेशन के नोट्स जो थे वो मेरी इकोनॉमी के मेरे बेसिक्स थे। उसने मुझे बता दिया कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट में क्या फ़र्क है। उसने बता दिया कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड में क्या फ़र्क है। ये तो था फाउंडेशन। इससे आपको कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, चाहे वो किसी सब्जेक्ट के हों GS 3 के, चाहे इकोनॉमी के हों, चाहे वो एनवायरनमेंट के हों या इंटरनल सिक्योरिटी के हों या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट के हों। उनके बेसिक नोट्स के बाद फिर मैंने वही चीज़ अप्लाई। फाउंडेशन कोर्स सिर्फ आपको कंसेप्ट्स देगा। फाउंडेशन कोर्स से जो आपके नोट्स बनेंगे वो आपके सिर्फ और सिर्फ वो आपके कंसेप्ट्स हैं, वो फाउंडेशन है, वो सिलेबस नहीं है मेंस का। यही गलती करी थी फर्स्ट अटेम्प्ट में, इसलिए मेंस नहीं निकला था। अब आप इस फाउंडेशन को बनाने के बाद जब मेंस का सिलेबस देखोगे तो वैसे ही GS 2 की तरह उसके टॉपिक्स को देखो। फॉर एग्जाम्पल एक टॉपिक लिखा है ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर्स। क्या आपको इसके बारे में 2 पेज के नोट्स नहीं पता होने चाहिए? एक टॉपिक लिखा है लैंड रिफॉर्म्स। आप पूरा फाउंडेशन कोर्स कर लो, चांसेस हैं कि लैंड रिफॉर्म्स का टॉपिक वो टच भी नहीं करेंगे, लेकिन ये सिर्फ 20 मिनट का टॉपिक है और वो मेंस में एक लाइन लिखी हुई है। आपको बस ये पता होना चाहिए लैंड रिफॉर्म्स का क्या ऑब्जेक्टिव है, कौन कौन सी कमेटी बनी थी, उसमें कितनी सक्सेस मिली, रीजनल वेरिएशन है लैंड रिफॉर्म्स में, कहीं वो सक्सेस हुए हैं, कहीं फेलियर हुए हैं, उससे एडवांटेजेस क्या मिली है, कोई एक आध रिपोर्ट, लेटेस्ट उसमें क्या चल रहा है ना। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, एक प्रोग्राम चल रहा है, स्वामित्व स्कीम चल रही है, बस हो गया ना करंट अफेयर, और टॉपिक भी क्लियर हो गया। तो बस आप ये ध्यान रखिए कि अगर आप किसी कोचिंग में जाके एडमिशन ले रहे हैं, वो आपको फाउंडेशन दे रहे हैं। रीड दैट बैनर वेरी केयरफुली। फाउंडेशन कोर्स है वो ये गारंटी नहीं कर रहे कि आपका मेंस का कोर्स है। ट्रू। तो आप मेंस का सिलेबस देखो, उस फाउंडेशन कोर्स के कंसेप्ट्स को अपने दिमाग में रखो, मेंस का सिलेबस देखो, उस मेंस के सिलेबस को देख के 2-2 पेज के अपने नोट्स बना लो। उसमें करंट अफेयर वैसे ही बनाओ कि 150 टॉपिक होंगे सब मिला के, GS 1, 2, 3। और इन टॉपिक्स में ये 150 टॉपिक मतलब अगर 3 सब्जेक्ट तो लगभग 50 टॉपिक्स थे, 50 टॉपिक्स पर सब्जेक्ट। तो GS 3 के भी 50 टॉपिक्स होंगे फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। कुछ उसमें इंटरनल सिक्योरिटी के होंगे, कुछ एनवायरनमेंट के होंगे। फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट में लाइट पोल्यूशन को एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं ई वेस्ट को एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि ई वेस्ट के रूल्स आए थे रिलीज। तो अगर ई वेस्ट के रूल्स आए थे और ई वेस्ट मेरे पोल्यूशन के टॉपिक में फिट बैठ रहा है, क्योंकि पोल्यूशन मेरे सिलेबस में लिखा है और ई वेस्ट के रूल्स आए हैं, तो मैंने ई वेस्ट का टॉपिक बना लिया। अब इसमें सिर्फ हमें कहीं चाय की टपरी पे खड़े होकर बातें नहीं करनी है, तो हमें उसका इंट्रो भी पता होना चाहिए विद सम फैक्ट ई वेस्ट से रिलेटेड, कि इंडिया में कितना ई वेस्ट है, और उसकी बॉडी भी पता होनी चाहिए कि ई वेस्ट किस किस तरह से आ रहा है। फिर ये सॉल्यूशंस पता होने चाहिए कि वो ई वेस्ट को कैसे टैकल करोगे, और जो करंट रूल्स आए हैं उसके बारे में आपको बेसिक पता होना चाहिए, और आपको कंक्लूजन कुछ अच्छा सा आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कचरे से कंचन एक टॉपिक है, एक टैगलाइन है। क्या है कि जो हमारा ई वेस्ट होता है, जो ई कचरा होता है, उसमें कंचन निकल आता है, उसमें सोना निकल आता है। सो हमारी जो गोल्ड माइनिंग है वो बहुत हद तक कम हो सकती है अगर हम अपने ई वेस्ट को ठीक से हार्नेस करें। तो वो कंक्लूजन बन गया। तो इस तरह से हर टॉपिक को इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन से करंट अफेयर को भी प्रिपेयर कर लिया एंड यू आर डन विद मेंस। अब अगला सब्जेक्ट जैसे कि आपको पता ही है GS 4। सो उसके लिए कैसे प्रिपेयर करें, बुक्स क्या रेफर करें? अगेन स्ट्रैटेजी। ये मेरा सबसे बड़ा ब्लाइंड स्पॉट था मेरी तैयारी में, और सही बता रहा हूँ मैं इस बार भी सिलेक्ट नहीं होता अगर मुझे मेरे टीचर नहीं मिलते। तो ही इज़ पीयूष कुमार सर।
और उनके यूट्यूब पे चैनल भी है, आप सर्च करके देख सकते हैं, पीयूष कुमार एथिक्स। वो बहुत ही सस्ते पैसों में एथिक्स का फाउंडेशन कोर्स देते हैं। मैंने बहुत जगह से कंटेंट लेने की कोशिश करी, मेरा खुद का फाउंडेशन कोर्स विजन IAS का था, वो भी फेल कर गया मेरे को एथिक्स समझाने के लिए। ऑल्दो आई वुड लाइक टू बिलीव कि मैं एक नैतिक इंसान हूँ, लेकिन फिर भी मेरी नैतिकता मेरे पेपरों में नहीं दिख रही थी। तो जैसे तैसे मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में 73 मार्क्स थे, इस साल भी लगभग वैसे ही आते, लेकिन मैंने सही गुरुजी को पकड़ लिया उस चक्कर में, वो भी लास्ट मोमेंट में, प्री के भी 20 दिन बाद, प्री के रिजल्ट आने के 20 दिन बाद, नॉट प्री देने के। तो आई वॉज वेरी क्लोज टू मेंस। जल्दी मैंने 11 क्लासेस करी और उससे क्या हुआ कि हमारा 73 से स्कोर उठ के 102 आ गया। अगर इसको मैं और पहले कर लेता, शायद मैं इसमें 130 तक ले आता और मैं टॉप 10 में भी आ सकता था। बस ये एथिक्स मेरा बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट रहता है। So it's the sir. Yes, Piyush sir. Absolutely. Hands down, I have to name him. Wow, lovely. So अब आगे बढ़ते हुए आता है जो सबसे इम्पोर्टेंट इंटरव्यू, जिसमें सब कुछ बहुत अलग होता है एक्सपीरियंस, बिकॉज राइटिंग एन एग्जाम एंड सिटिंग इन फ्रंट ऑफ सो मेनी ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड पीपल इज सो डिफिकल्ट। सो आपका वो एक्सपीरियंस कैसा था और आपने कैसे प्रिपेयर किया उसके लिए? मैम, इसकी तैयारी 2 हिस्सों में होती है। एक आपका डैफ, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, वो आपकी जन्म कुंडली है UPSC के सामने, उसको ठीक से पढ़ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरा नाम वैभव आनंद शर्मा है, पापा का नाम आनंद प्रकाश शर्मा और मेरा सोशियोलॉजी ऑप्शनल है। क्या ये पेट्रियार्की का क्वेश्चन नहीं बन सकता कि पिताजी का नाम ही तुम्हारे नाम में क्यों आया, माताजी का क्यों नहीं आया? तो इस तरह से मैं वैभव ममता शर्मा भी तो हो सकता था, मेरी मम्मी का नाम ममता शर्मा है पर मैं वैभव आनंद शर्मा हूँ। दिस इज पेट्रियार्की वर्किंग इन माई नेम, राइट? तो ये क्वेश्चन बन सकता था, ये मैंने प्रिपेयर किया था। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैंने सोशियोलॉजी में भी लिखा है, अपने नाम के रूप में नहीं, ये कि कई लोगों के नाम में ऐसा दिखता है, अपना नाम नहीं लिख सकते मेंस के रूप में। तो इस तरह से अपने डैफ को इंटरोगेट करिए। और दूसरी बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ अपने दोस्तों से जो मेंस लिखने के बाद उम्मीद कर रहे हैं कि शायद उनको इंटरव्यू की कॉल आएगी, आप मेंस के सिलेबस को ना रिवाइज करना मत छोड़ो। इवन आफ्टर यू हैव गिवन द मेंस? हाँ जी, आपको बहुत थकावट होगी पर यू आर इन द बेस्ट शेप। उस बेस्ट शेप का 80% भी मेंटेन रख लोगे तो इंटरव्यू में बहुत मदद मिलेगी। लोग मेंस को पूरा भूल जाते हैं और फिर जैसे तैसे करके डैफ की तैयारी करते हैं और जैसे तैसे करके इंटरव्यू में जाते हैं। सो आपने किया था ये अपने मेंस खत्म होने के बाद? मैम, ये मेरी कमी रह गई थी एक्चुअली, कि मैं जो है बहुत रिलैक्स्ड हो गया था ये सोच के कि अब मैंने जिंदगी की अपनी फाइट लड़ ली है, मुझे नहीं पढ़ना। मैं पहाड़ों में घूम रहा था, एंजॉय कर रहा था, एज इफ कि मैं इंटेंशनली सब कुछ भुलाने की कोशिश कर रहा था। फिर इंटरव्यू की कॉल आई, अब मुझे डर लगना शुरू हुआ। लेकिन फॉर्चुनेटली इंटरव्यू की कॉल थोड़ी सी लेट थी, तो मैंने डैफ की तैयारी कर ली, अपने मेंस को भी थोड़ा बहुत रिवाइज कर लिया। बट इफ आई हैड नॉट लेफ्ट व्हाट आई हैड गेन्ड ओवर ईयर्स, मे बी I would have been in a psychologically much more relaxed position for my interview. Although I got very fine marks in interview, 193 is not less, very high. In fact, it ensured that I got the IAS. But if that interview, derailed from the track it was when I was there in that room, if it had derailed into some topics of GS3 and GS2, and if I was not ready with those topics, which probably could have been the case, then these 193 could have been 153. So don't be with, don't go into that room with such a huge blind spot which can be covered. Your main syllabus is on your tips. That's why you're in that room. Absolutely. Don't let it go. Hold it. Don't let it go. Hold it. And second thing is that मैम कि इंटरव्यू से पहले साइकोलॉजिकली आपको थोड़ा रिलैक्स रहना होगा। आपको अपने आप से कहना पड़ेगा, जो शायद प्रीलिम्स से पहले भी कहना पड़ता है, कि अगर नहीं हुआ कुछ तो कर लेंगे लाइफ में। Absolutely. कुछ तो कर लेंगे। सो उसमें मेरी अपनी स्ट्रैटेजी थी, इसके लिए मैं शायद ट्रोल भी हो सकता हूँ, शायद मैं गलत भी हूँ, शायद इसमें मैं थोड़ा फ्लैम्बॉयंट भी फील अपने आप को प्रोजेक्ट कर दूँ, लेकिन मैं मन में ये सोचता था अपने कि अगर मैं पास हो गया तो सरकारी बुलेरो में घूमूंगा, लेकिन अगर मैं फेल हो गया तो खुद की रेंज रोवर में घूमूंगा। दिमाग मेरे पास है और मैं करूँगा। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी और मैं खुद को ये सोचता था, ठीक है ये IAS ऑफिसर है, इनोवा में है, अगर मैं फेल हुआ This should be the trailer. अगर मैं फेल हुआ तो मैं रेंज रोवर में आऊंगा, और पास हुआ तो ये तो है ही अपनी। सो ये मटीरियलिस्टिकली मैं कह रहा हूँ। ऑल्दो हम जब सर्विस में आते हैं मैम तो हम मटीरियलिस्टिक नहीं होते, लेकिन अगर आप ध्यान दें सारे एस्पिरेंट्स को टेंशन तो मटीरियल की वजह से ही होती है। सैलरी नहीं आएगी, जॉब नहीं मिलेगी, शादी नहीं होगी, ये सारे मटेरियल एस्पेक्ट्स हैं। Absolutely, absolutely. तो जब आपको टेंशन मटेरियल एस्पेक्ट से होती है, उसका सोल्यूशन भी मटेरियलिस्टिक थिंकिंग से निकाल के छुट्टी करो।
ये मैंने खुद के लिए किया था, जो काफ़ी टेंशन वाले माहौल में मुझे हेल्प करा आपको। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे टेंशन होती ही नहीं थी। मेरे रूम में एक बोर्ड है, वाइट बोर्ड है, उसमें ना गड्ढे हुए हैं, वो गड्ढे मेरे पंचेज ही हैं, दोज आर माई नकल्स। सो ऐसा नहीं है कि मेरी टेंशन नहीं थी, बहुत थी। सो वो तो बहुत गंदे एपिसोड्स आते हैं, सारे एस्पिरेंट्स को आएंगे। Absolutely. पर फिर भी उससे बाहर निकल के आज का दिन देख पाया, इसमें बहुत सारा लक भी है। लेकिन एक मेरा को भी थोड़ा सा मैं क्रेडिट दूंगा कि वो ये भी थिंकिंग थी कि कुछ तो कर ही लूंगा। कर ही लेंगे। डिटैचमेंट, लॉ ऑफ डिटैचमेंट कह सकती हैं आप। हाँ, तो आगे बढ़ते हुए ये तो आपने बताया कि आपने ये कैसे प्रिपेयर किया एंड यू हैव गिवन अस गुड कंटेंट एंड गुड स्ट्रैटेजीज। आई एम श्योर एस्पिरेंट्स विल रियली लाइक इट। अब हम आगे बढ़ेंगे और आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप 3 ऐसी चीज़ें बताइए जो कि एस्पिरेंट्स को इन जनरल जब वो प्रिपेयर कर रहे हैं इन एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपने शुरू में बताया कि मोटिवेशन पे नहीं वर्क करता हूँ मैं। सो ऐसी कुछ चीज़ें जो आपको लगता है कि people who are just like you will, you know, have some information and that can help them. मैम पहली चीज़ मैं ये कहूँगा, क्लैरिटी ऑफ पर्पस। जब से मैं सेलेक्ट हुआ हूँ मेरे पास इतने लोग आ रहे हैं कि हमको यूपीएससी क्लियर करना है, हमको यूपीएससी क्लियर करना है, हमको भी बता दो। और जब मैं उनसे पूछता हूँ आपको क्यों करना है, सच बता रहा हूँ मैम, उनके पास आंसर नहीं होता। आपको क्रेविंग होनी चाहिए सोसाइटी की हेल्प करने के लिए। ऑल्दो मैं आइडियलिस्ट साउंड कर सकता हूँ, पर ये क्लैरिटी ऑफ पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जब अपने घर के बाहर अपने पार्क में वॉक करने जाता था तो वहाँ पे एक माली साहब है, उनसे मैं कहता था आप यहाँ पे पीपल का पेड़ लगा दीजिए। मैम पीपल का पेड़ एक कीस्टोन स्पीशीज़ होती है, मतलब ये है कि अगर आप किसी जगह पीपल का पेड़ लगाते हैं तो पहले तो वो आम पेड़ों से ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, 2500 kg पर ईयर। एक आम पेड़ लगभग 400 kg देता है। सो पीपल का पेड़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट मैनर। सेकंड, ये कीस्टोन स्पीशीज़ है, जब आप कहीं लगाते हैं तो उसकी वजह से और बहुत सारी स्पीशीज़ उस एरिया में आती हैं और सारे ट्रीज़ की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। सारी ट्रीज़ बेटर परफॉर्म करने लगते हैं अपनी सर्विसेज में। तो मैं माली साहब को बता रहा था और उनका आर्ग्यूमेंट था कि ये पीपल का पेड़ यहाँ लगवाओगे तुम, उसके बाद ही बड़ा होगा, फिर इसके पत्ते टूटेंगे, झाड़ू कौन लगाएगा? दैट वॉज हिज आर्ग्यूमेंट। तो मैं ये सोचता था कि क्या मैं इस सिचुएशन में आ सकता हूँ कि मैं इन माली साहब को ऑर्डर दे पाऊँ और इनका हृदय परिवर्तन करने का इंतजार मुझे ना करना पड़े, मैं सिर्फ ऑर्डर कर दूं कि आप यहाँ पे पेड़ लगाइए। तो ये मेरा मोटिवेशन था, ये मेरी सर्विस का ही मोटिवेशन था। आगे मैं कैसा ऑफिसर बनूंगा वो भगवान मालिक है, लेकिन प्रिपरेशन के दौरान मेरा ये मोटिवेशन था। तो क्लैरिटी ऑफ पर्पस इज नंबर 1। सेकंड मैम इज कंसिस्टेंसी, जो बात हम कर चुके हैं। मोटिवेशन पे आप डिपेंड हो ही नहीं सकते सर। ट्रू। मोटिवेशन ही क्लियर होने के बाद अच्छा लगता है। जो स्टॉक ही क्लियर होने के बाद अच्छी लगती है। ये बातें सब जो कि मैं इसलिए दृढ़ निश्चय सब बाद में अच्छा लगता है। 12th फेल मूवी देख के अच्छा लगता है क्योंकि आपको पता है कि एंड में क्या होगा। एब्सोल्युटली। पर जब आप जी रहे होते हो ना उसे, जब आप 12th फेल के कैरेक्टर की लाइफ जी रहे होते हो, तब आप ये नहीं सोचते कि जो है एक दिन मेरी ऊपर मूवी बनेगी। आप बस पढ़ रहे हो क्योंकि आपको पता है यही मेरा काम है, ये मेरी किस्मत है। मैं तो ऐसे मान के भी चलता क्योंकि मेरे फ्रेंड्स हैं जो ह्यूस्टन में थे, सारे फ्रेंड्स जो है अक्सर शादी कर रहे हैं, सबकी गर्लफ्रेंड्स हैं, सबके बॉयफ्रेंड्स हैं। मैं सोच रहा हूँ मेरी लव लाइफ कब शुरू होगी, मैं कब घूमूंगा, मेरे कब वो पिक्चर्स आएंगे, यू नो। हर सबका सेम ही कैप्शन है, विद यू आई फील वन, विद यू आई फील वन विद द यूनिवर्स। मेरा कब होगा भाई? तो आई फील वन विद लक्ष्मीकांत। दिस इज सो सैड। तो मैं ये सोचता था कि मेरा यार फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है। एक होता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। एक होता है रोमो, रियलिटी ऑफ मिस्ड आउट। यू हैव मिस्ड आउट, इट्स अ रियलिटी। तो मैम दिक्कत होती थी, तो उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। और तीसरी चीज मैं चाहता हूँ कि एस्पिरेंट्स एक बार फिलॉसफी या रिलीजन या स्पिरिचुअलिटी को ट्राई करें। तो फॉर एग्जाम्पल जब मैं बहुत परेशान होता था तो मैं भागवत गीता को रैंडमली खोलता था और उसका कोई भी श्लोक पढ़ता था और उसका मतलब देखता था। एक्चुअली भागवत गीता हर किसी के समझने का ग्रंथ ही नहीं है। जब तक आप अर्जुन की तरह फंसेंगे नहीं लाइफ में, उतनी ही सीवियरिटी से जितनी सीवियरिटी से वो फंसे थे कुरुक्षेत्र में, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में, जब आप वहाँ फंसे हुए होंगे ना, जब आप खुद अर्जुन होंगे, आपको भागवत गीता समझ में आएगी। और उसके साथ आई वॉज फॉर्चुनेट कि मेरे घर के पास एक इस्कॉन टेम्पल खुल गया था, तो वो इस्कॉन टेम्पल भी मैं देख के वहाँ पे जाता था और वर्शिप करता था, और वहाँ पे भी मैं गीता की क्लासेस भी लेने लगा था। तो ये 3 चीज़ें थी। चौथी चीज़ मैं आपको एक और बोलूँगा, एक लड़की है तनीषा जेटली, शी इज़ एन इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस। तो मेरे पहले अटेम्प्ट में वो मेरी क्लासरूम में बैठी थी, और बीइंग अ गाय आई लुक्ड एट दैट गर्ल बिकॉज शी वॉज वेरी प्रिटी। सो मेरा अटेंशन उस पर चला गया बस इसलिए। और मैं सोच रहा था नहीं मुझे मेंस लिखना है, इस पर अटेंशन नहीं देना इस पर अटेंशन नहीं देना है। पर उसका और मेरा नाम उस प्रीलिम्स की लिस्ट में बिल्कुल ऊपर नीचे था।
ठीक है। तो वो उस साल फेल हो गई, मैं भी फेल हो गया मेंस में। तो मैंने सोचा चलो ये तो फेल हो गई, मैं भी फेल हो गया, कोई बात नहीं। उसके बाद हालांकि मुझे उसके लिए भी बुरा लगा, अपने लिए भी लगा। अगले अटेम्प्ट में उसका प्रीलिम्स में नाम नहीं आया और उस अटेम्प्ट को मैंने स्किप किया था। तो मैंने देखा यार ये तो प्री में फेल हो गई। फिर मुझे उम्मीद थी कि यार ये हार गई होगी, क्योंकि वो बहुत ही सॉफ्ट सी लगती थी, देखने में चलने में बड़ी सॉफ्ट, बड़ी बड़ी कल्चर्ड लड़की थी। तो मैंने सोचा ये हार गई होगी, इसमें इतना दम कहाँ होगा कि अभी फिर तैयारी करे, वो तो हम जैसे लोग होते हैं रोबस्ट। मैम उसने अगले अटेम्प्ट में आई, उसने प्री निकाला, मैं उसको फॉलो कर रहा था, उसने मेंस निकाला और उसकी AIR 400 आई। और जब उसका रिजल्ट आया ना, ट्रस्ट मी आई फेल्ट हैप्पी कि यार इसका रिजल्ट आ गया। मैंने अपनी मदर से बोला था मम्मी इसका निकल गया है, आप देखना अगले अटेम्प्ट में मेरा भी निकलेगा। हालांकि मैंने ये बोला था इसकी रैंक 400 आई है, मैं अपनी रैंक से 2 0 हटा दूंगा बस, ये मैंने अपनी मम्मी से बोला था। तो AIR 4 तो नहीं आई मेरी AIR 58 आ गई। तो मैं IAS बन गया। लेकिन मैंने उसको अभी इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था कि यू हैव बीन एन इंस्पिरेशन फॉर मी। तो अगर कोई एस्पिरेंट किसी चीज़ से खुश भी होता है, किसी दूसरे एस्पिरेंट को देख के भी सीख सकता है, वो भी सीख लो। उनको हेट मत करो कि वो सेलेक्ट हो गए, अब देखो कैसे टॉपर दे रहा है, कैसे जोश टॉक जा रहा है, जैसे अनअकैडमी में बात कर रहा है। ये सब मत सोचो, उनसे भी इंस्पायर हो लो, ये भी एक फैक्टर है। That's a very beautiful statement to say कि अपने आसपास के लोगों की ग्रोथ से जलो मत, उससे और सीखो और आगे बढ़ो। जब तनीषा अपने फोटोज अपलोड कर रही थी, हालांकि मैं उसको बहुत क्लोजली फॉलो नहीं कर रहा था, पर मैंने ये देखा था कि मेरे भी ऐसे फोटोज आ जाएंगे, बस एक पॉजिटिव सा मोटिवेशन। What was your timetable? आप कोई टाइम टेबल फॉलो करते थे कि I start my day like this and then this is the hour I'll study, and did you divide it like that? मैम मेरा जो व्हाइट बोर्ड है वही मेरे नकल्स वाला, तो उसमें मैं 3 स्लॉट बनाता था, टास्क, स्टेटस, रिवीजन। सो टास्क कैन बी कंप्लीटिंग पॉलिटी क्लास, स्टेटस कैन बी डन और नॉट डन, रिवीजन हैज टू बी कंप्लीट। So whatever I did, task, status and revision. So I did a task. I ensured that it is done, written done there with a big mark, and then it is revised. So in the similar fashion, I did it before pre also. For example, before pre you are done with your notes, you are to revise it. Make a task na. Task 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Status done, and then revision 1, revision 2, revision 3. So this way you are able to exactly see where your preparation is going. जैसे कि हर किसी को एक टाइम टेबल फॉलो करने की आदत होती है, स्पेशली व्हेन यू प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग लाइक दिस। सो आपका क्या टाइम टेबल था एंड हाउ डिफिकल्ट इट वाज फॉर यू टू एक्चुअली बी कंसिस्टेंट टू दैट, और आपने उसे कैसे वापस लेकर आए हमेशा? मैम मेरा जो टाइम टेबल था वो टाइम वाइज डिवाइडेड नहीं था, एज द नेम सजेस्ट टाइम टेबल, इट वाज मोर ऑफ अ टास्क टेबल। सो आई हैड अ टास्क and then I had a category of status, whether that task is done or not done, and then I had a category of revision. So मेरे कमरे में जो white board था, उस white board में लेफ्ट साइड में, ताकि लिखने की जगह भी बचे, 3 लाइन खींच लेता था। और उनमें पहले होती थी टास्क, जिसमें मेरे टास्क रखे होते थे, फॉर एग्जाम्पल डू पॉलिटी क्लास, सेकेंड कैन बी डू इकोनॉमी क्लास और एनीथिंग, रीड न्यूज पेपर। दिस इज अ टास्क, वट एवर यू आर गोइंग टू डू टू एड टू योर प्रिपरेशन, जस्ट राइट इट डाउन। एंड देन स्टेटस डन है या नॉट डन है। तो जब आप उसको देखेंगे ना कि मेरे 4 टास्क थे, यहाँ पे 20 टास्क मत लिखिएगा, 4 टास्क थे, 5 टास्क थे, उसमें डन भी लिखा है, फिर मैंने उसको लास्ट में रिवाइज भी कर लिया। आपने जो भी करा है दिन में, आप उसको एक बार पढ़ के सो, क्योंकि मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जब हम उसे पढ़ के सोते हैं, आपने दिन में जो भी पढ़ा, एक टॉपिक पढ़ा, उसको रिवाइज करके सो। I think it helps in pushing that topic into the long-term memory. I feel that. इस तरह से मैं task table पे rely करता था, ना कि time table पे। जी। So you had weekly targets as well? मैम एक्चुअली मैं अभी कह दूंगा तो सच लगेगा, लेकिन मेरे नहीं थे। मैं बस ये सोचता था कि मेरे इतना टास्क करना है, और मैं ये नहीं सोचता था हफ्ते के एंड में मुझे क्या करना है। मैं ये जरूर सोच लेता था कि हाँ लगभग इस महीने में मेरी पॉलिटी और इकोनॉमी और एनवायरनमेंट पे कमांड होना चाहिए, ऐसा मोटा सोच लेता था लमसम। हाँ, क्योंकि मैम मैं हर बार टारगेट ब्रीच करता था। अगर मैंने कोशिश भी करी है कि हफ्ते में इतना, 10 दिन में इतना, ब्रीच करता था। तो ब्रीच करके अपने आप को नेगेटिव रीइंफोर्समेंट नहीं देना चाहिए। ब्रॉड टारगेट रखो, टास्क देखो, उसमें डन लिखा होगा। और उसमें भी एक चीज बताता हूँ, टास्क लिखता था मैं ब्लैक कलर से और डन लिखता था ब्लू कलर से,
क्योंकि हमारी बचपन से एक दिमाग में एक चीज़ फिट होती है कि क्वेश्चन काले रंग से आता है, आंसर उसका ब्लू रंग से होता है, तो ब्लू रंग के साथ एक पॉजिटिविटी अटैच्ड है। तो मैं जब उसमें डन लिखता था ना, ब्लू कलर का लिखता था और राइट लिखता था, क्योंकि राइट के साथ पॉजिटिविटी अटैच्ड है, क्रॉस के साथ नेगेटिविटी अटैच्ड है। तो उसमें मैं डन और राइट लिखता था, और मुझे जब रात में मैं देखता था कि देखो मम्मी 4 टॉपिक थे, 4 मैंने डन करे और उसमें स्टेटस भी सही है और रिवीजन भी कर लिया, तो मैं पॉजिटिविटी के साथ सो पाता था, वरना मुझे नींद भी नहीं आती। सो जैसे कि आपने एक्सप्लेन किया हमें कि कैसे आपने प्रिपेयर किया, अप्रोच किया उसके लिए, एंड क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी, इवन हाउ टू मेक नोट्स। बट अगर किसी को भी उसके अलावा अपना एक अलग से नोट सेक्शंस और कुछ और बुक्स रेफर करनी हो, तो आप क्या बुक्स रेफर करेंगे? कुछ स्पेशल बुक्स जो आपको लगा कि हाँ ये वाली बुक बहुत हेल्प करी थी मुझे? मैम, मैं एक्चुअली ये कहूँगा कि इंस्टेड ऑफ द बुक्स, आप ज़रा बच्चों से मैं कहूँगा कि कोचिंग के जो प्रिंटेड मटेरियल है वो हमेशा उसको एक बार देखो, क्योंकि बच्चे कोचिंग ज्वाइन करने के बाद भी फाउंडेशन के नोट्स बनाने में तो बहुत मेहनत करते हैं, उनके नोट्स नहीं, उनके प्रिंटेड मटेरियल नहीं देखते, उनको लगता है बहुत ज़्यादा मटेरियल है। आप देखो तो एक बार, 4 पतली पतली बुकलेट होंगी पॉलिटी की, वो लक्ष्मीकांत को रिप्लेस नहीं कर सकती, पर उसमें कई सारे टॉपिक्स हैं, गवर्नेंस के, सेल्फ हेल्प ग्रुप के, एनजीओ के, उसके बेसिक नोट्स बना के देखोगे ना, तो वो 4 बुकलेट्स 20 पेजों में सिमट जाएंगे, और वो इतने खूबसूरत आपके स्टैटिक नोट्स होंगे जो आपको GS2 में हेल्प करेंगे। ये मेरे साथ हुआ है, मेरे 119 मार्क्स हैं GS2 में, अच्छे मार्क्स हैं, नहीं आते तो फिर IAS नहीं मिलता, राइट? तो ये सब इसी से हुआ है। एक बार उसका प्रिंटेड मटेरियल देखो, इस प्रिंटेड मटेरियल का मेंस के टॉपिक के हिसाब से संक्षेप में नोट्स बनाने की कोशिश करो, और उसके 4-4 पेज में, हर टॉपिक के 3-3 पेज में, 3-3 4-4 पेज में नोट्स बनाओगे, तब पता चलेगा कि इतने में आपका पूरा नोट्स आ जाएंगे, पेजेस को एक के ऊपर एक लगाएंगे तो। और क्या आपने ये रिसर्च करी थी कि दीज आर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और ये तो बिल्कुल मिस नहीं कर रहे हैं? अगर आपके पास कोई लिस्ट है ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, तो प्लीज़ गिव दोस टू द एस्पिरेंट्स। मैम, मैंने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट एक बार को आप प्रीलिम्स में तो बना सकते हो PYQ वगैरह देख के, पर मेंस में बहुत डिटेल्ड सिलेबस है, आप उसको मिस मत करो। कुछ टाइम पहले तक लोग कहते थे लैंड रिफॉर्म्स नहीं आएगा, लैंड रिफॉर्म्स नहीं आएगा, पूछ लिया लगातार, 1-2 बार पूछ लिया, आ गया मेंस में। जिसने नहीं किया उसका क्या होगा? तो मैम, जो सिलेबस UPSC ने छाप के दिया है, UPSC ने इंक लगाई है उस पर, दे हैव द करेज टू प्रिंट इट ऑन देयर वेबसाइट, तो उसको इग्नोर तो कर ही नहीं सकते। वही है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और ज़्यादा थोड़ी हैं। GS 1, 2, 3, 4 सब मिला के कुछ 10 पॉइंट, फिर 20 पॉइंट, फिर 20 पॉइंट, ऐसे करके सिलेबस है, उसको ध्यान से देखो। कोचिंग का मटेरियल यूज़ करके उस सारे सिलेबस के स्टैटिक नोट्स बना लो। करंट अफेयर के टॉपिक्स जैसे मैंने बताया 150 टॉपिक्स वैसे देख लो, फिर प्री की तैयारी कर लो, उसके लिए बेसिक बुक्स हैं, रिवीजन और टेस्ट सीरीज का कॉम्बिनेशन बना लो, एग्जाम निकालने की बेस्ट पोजीशन में आ जाओगे। उसके बाद सिर्फ लक बचेगा। एक्चुअली क्या है, UPSC एस्पिरेंट्स लक की बात करते हैं बहुत पहले, जब तक वो हार्डवर्क पूरा भी नहीं करते। आप हार्डवर्क कर लो, उसके बाद ये सारी अच्छी से स्ट्रैटेजी फॉलो कर लो जो बताई है, या और भी मेरे सक्षम साथी बताएंगे, और उसके बाद ये रशियन रॉलेट बनता है एग्जाम, उससे पहले नहीं है। लक प्लेज रोल ओनली आफ्टर दिस हार्ड वर्क एंड दिस स्ट्रैटेजी इज एग्जॉस्टेड। एब्सोल्युटली, यस मैम। सर्टेनली आपने फिगर आउट किया होगा कि व्हाट वर योर मिस्टेक्स। 3 की 3 अटेम्प्ट्स में आपकी क्या गलतियां थी? तीसरे में तो नहीं, बट आई एम श्योर फिर भी किया ही होगा। तो आपके हिसाब से व्हाट वर योर मिस्टेक्स, ताकि हमारे एस्पिरेंट्स आपसे सुने और वो सेम गलतियां ना करें? मैम, मेरी वही मिस्टेक थी पहले अटेम्प्ट में, वो ये थी कि जो प्री के फाउंडेशन कोर्स से मैंने प्री निकाला है ना, फाउंडेशन कोर्स के कंसेप्ट्स को रिवाइज करके, PYQs को देख के, उसी से मैं मेंस निकालने की कोशिश कर रहा था, और मेंस के सिलेबस को मैंने ध्यान से देखा ही नहीं। ये सोचा कि जो मैंने पढ़ा है, जो मेरे कंसेप्ट्स हैं, वो सब मेरे दिमाग में हैं, क्वेश्चंस आएंगे और मैं लिख दूंगा, और मैं सारे क्वेश्चंस बना के आया। ऐसा था ही नहीं कि मेरे पास इंट्रो और कंक्लूजन रेडी था किसी भी क्वेश्चन के लिए। तो इस स्थिति में आप मेंस निकालने की सोच ही नहीं सकते। बस क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग अच्छी है, मैं लिखता अच्छा हूँ और नॉलेज अच्छी थी, तो मैं 707 तक आया, कट ऑफ से 29 मार्क्स दूर। पर स्ट्रैटेजी, सिर्फ ज़रा सी स्ट्रैटेजी लगाने से, कि अगर मैं मेंस का सिलेबस देख लेता, उसके शॉर्ट नोट्स बना लेता, जो कि शायद 20 दिन का काम होता, और उसी से मेरे 70 मार्क्स बढ़ जाते, मैं उसी साल IRS बन जाता। लेकिन वो मुझे समझ नहीं आया। जब समझ में आया तब मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया, और इम्प्लीमेंट करके फॉर्चुनेटली आज सेलेक्ट हो गया। तो आपका बेस्ट गेम निकल कर आएगा उससे एक्चुअली। तो दिस वाज रियली नाइस एंड वी गॉट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यू, और हमें भी बहुत कुछ क्लैरिटी मिली। आई एम श्योर हमारे एस्पिरेंट्स को भी बहुत क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन पर अभी एक छोटा सा सेगमेंट है,
we have a rapid fire round. तो हम चाहते हैं आप उसमें participate करें. Okay. So are you ready for the rapid fire round? Feeling like I'm giving prelims again. So the first question is, if you had a chance to change your name, what would your name be and why? Vaibhav Mamta Sharma maybe. Right. We don't need to know why. Yeah. If you could know the absolute and total truth to one question, what question that would be? Why did I take birth? Why did I take birth? The purpose of your life. Yes. What's the most interesting thing you have read or seen this year? I think it was a book by a writer called John Lang, and the name of the book is In the Court of Rani of Jhansi. So many a times when we read about Jhansi की रानी, हम उनके बारे में पढ़ते हैं as someone that we admire. We are not able to appreciate her as a woman, as a girl who might have aspirations. So Mr. John Lang, being a foreigner, he did not have that predicaments or predispositions कि हमको तो इनको respect करके ही देखना है. वो उन्हें एक लड़की के रूप में देख रहे थे. उनकी सुंदरता. उन्होंने बोला इनकी तो राउंड चेहरा है, ये तो थोड़ा सा कॉन्शियस हो रही है. तो इस तरह से हम अपनी रानी झांसी के बारे में हम लोग बात नहीं कर सकते. हमारे लिए वो माँ जैसी है. हाँ. लेकिन उनके लिए वो सिर्फ एक लड़की थी, तो उनका पर्सपेक्टिव पढ़ना मुझे बहुत मजा आया. इंटरेस्टिंग लगा. सो साइकोलॉजी, टू गेट इनटू समवन साइकोलॉजी. काइंड ऑफ. What is the most important object you own? Object. I think this ring. Okay. This ring was given to me by my mom, and this is the first diamond that I have owned, or the diamond that came in my family. My parents could not give diamonds to each other, so they said that we are gifting our first diamond to our diamond. So that's why this is special to me. Beautiful. What job would you be absolutely horrible at? I think I will be horrible as an astronaut because I am kind of claustrophobic and I'll not be able to go through a rocket. Must be difficult with the flights also. Yes. What movie has everyone seen but you haven't? I think everyone is talking about the movie Animal. Okay, you haven't seen. I haven't seen it. Okay. What is your dream job and what makes it so amazing? My dream job is being an IAS, and what makes it amazing is that you get to work for the people, and to an extent it is one of the most powerful job that enables you to work for the people, and that is why. Absolutely. What is something most people do easily but you find it very difficult? Ma'am, learning any new skill. Many a times people are very easily grasping the new skills, and that is why I took an online coaching. Because I do not want to see how efficiently people are learning, which I am taking so efforts at. Alright. Yeah. If you had the world's attention for 30 seconds, what would you say? I would say that find your passion, interrogate your dreams, do not let your mind be dictated by societal standards, create your own. Beautiful. If you had to work but didn't need the money, what would you choose to do? I would still be an IAS. Wow, without the money, yeah. Yes. Would you leave your hometown forever or stay in your hometown forever? Ma'am, this forever is making me skip both these choices. I would like to definitely revisit my hometown now and then, but I also want to see different places, different cultures. Is there any app you hate but use it anyway? I would say Tinder. What is the stupidest thing that you have done on your own free will? I think that I did not know how to swim, but still I jumped in the 18 feet area. I just wanted to test how buoyant the water was. So this was very stupid. I had to be saved by the life coach there. But this is something I did. It was stupid. I would not recommend it. What's something that you have tried that you will never ever try? I would not say it out loud because it's kind of a dark secret. But yes, I have things in that genre. You murdered somebody. No, I didn't. If you could change one thing about your upbringing, what would that be? Ma'am, maybe if I could be richer. I could own that bicycle I always wanted. I could own those skates that I always wanted. Wow. Only that much rich. When things break, do you prefer to fix them or replace them? Fix them. Fix them. Always fix them. Yes. Because when they break and you fix them, they are not only fixed, they are also laden with stories.
that story of getting fixed. So they become mine after they are fixed. Wow. What are you most looking forward to in the next 10 years? Ma'am, I'm looking forward to bring some interesting ideas for the children of this country. For example, I was just talking to our fellow member here that I want to bring very creative skating rinks in the districts. Wow. So people talk about badminton. You know, you just go and take a stroll in any district of our country. What you will say, what will you see people playing? Either it is going to be cricket, gilli danda, or badminton. Sometimes you will see basketball or football. I want that skating ring thing because it's a very good socializing exercise and it is very abundant in foreign countries. And it's not just only this thing. I want to have baseball also in our districts and many other things. Yeah. Brilliant. If you could learn any language, what would that language be? Ma'am, I like how French language sounds. So maybe if I'm given a free hand, I would learn that. But if I am posted, in the coming months in south of India or the northeast, I would learn those languages. What is that one food item that you would never give up? Ma'am, I think it is going to be rabdi. Do you know rabdi? Yes. It's a sweet dish. Yes. I love that. Brilliant. That was very rapid and very interesting. Thank you so much. This is for you for playing this rapid fire. Thank you so much, ma'am. Thank you. It was lovely having you here. आपने जो भी हमें बताया हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगा. I'm sure aspirants भी बहुत कुछ सीखेंगे इस सब से. But now it's time for you to tag a topper जिनको हम next interview करना चाहेंगे. So you have anybody? Maybe I have a new friend called Saurabh Sharma. I think I met him during breakfast a few times. I think I would tag him. Saurabh Sharma. Yeah, he's a little shy guy, but he's very intelligent. So if you could get him here, I think he'll have something interesting. Saurabh Sharma, yes. He'll have something interesting to tell you. Thank you so much for being here. Any message you want to give to all the aspirants? Special message from your side. मैम स्पेशल मैसेज ये है कि पहले अपने इस आइडिया को इंटेरोगेट करिए कि आप इस एग्ज़ाम में क्यों आना चाहते हैं. आज हमारी सोसाइटी ऐसी है कि वी आर रेस्पेक्टिंग वेल्थ क्रिएटर्स, वी आर रेस्पेक्टिंग जर्नलिस्ट, वी आर रेस्पेक्टिंग आर्टिस्ट, राइट, वी आर रेस्पेक्टिंग मैनी फील्ड्स. सो वी हैव अ बुके ऑफ फील्ड्स एंड सेक्टर्स विच आर रेस्पेक्टेड. इट्स नॉट दैट कि सिविल सर्विसेज में आके रेस्पेक्ट मिलेगी. तो इसको कभी अनहेल्दी मोटिवेशन मत बनाइए. आप हमेशा अगर आप एक्सेलेंस को क्रेव कर रहे हैं कि मैं एक्सेलेंस को क्रेव कर रहा हूँ, यूपीएससी क्लियर करके आईएएस बनूंगा, एक टैग मिलेगा. एंटरप्रेन्योर का टैग भी उतना ही अच्छा है. लुक एट शार्क टैंक, एवरीवन इज अ हीरो देयर फॉर अस, राइट. सो लोगों ने क्या क्या फाउंड किया है, एवरीबडी नोज देयर स्टोरी. सो आपकी स्टोरी वहाँ भी सुनने में आएगी. तो डरिए मत इतना सोच के कि ये एग्जाम इज द एंड ऑफ द रोड. ये समझना बहुत मुश्किल है क्योंकि हमारा पूरा इकोसिस्टम, हमारे फ्रेंड्स, फैमिली वेट कर रहे होते हैं कि आप सेलेक्ट हो गए और हम आपको पगड़ी पहनाएंगे और वो माला पहनाएंगे और फोटो खिंचाएंगे. पर ये सब एक अनहेल्दी सोसाइटी की निशानी है. हेल्दी सोसाइटी का एस्पिरेंट ये सोचेगा कि अगर नहीं हुआ कुछ और कर लेंगे. So how was your experience being here? See, it was very tempting. If you see these pastries and cupcakes, it's very tempting, but it's also disheartening because all of this is fake. So that was my experience. Yeah, so it was lovely having you here. We got a lot of information from you, from strategies to books to notes making. Everything was really efficient. And I hope everybody also enjoyed it because I think this was a journey where you took us from a very good story and we could know more about you and how you cracked it. And your ideas were very interesting, especially your strategies. They really motivated me also. I'm going to apply some of them in my life. Okay. Thank you so much. And it was amazing having you. Pleasure is all mine. Yes. So I hope you all enjoyed this video. We got a lot of information. And if you did, please like, share, subscribe, because we all have to together crack it. So let's crack it.